नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी ई दिल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? या फिर वो शहर जहां आप अपनी जान बचाने आए हों वही आपको एक ऐसी जंग के बीच खड़ा कर दे जिसका अंत किसी को नहीं पता? आज की हमारी कहानी अनलिमिटेड लव एक ऐसी ही लड़की आर्या की है जो अपनी पहचान से अनजान शिमला की वादियों में पहुंचती है, पर वहां उसका सामना होता है रुद्र से, एक ऐसा रक्षक जिसके सीने में सदियों का राज दफन है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर कुदरत का कोई बड़ा खेल? चलिए शुरू करते हैं अनलिमिटेड लव का आज का ये रोमांचक अध्याय। 1। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम्हारे अस्तित्व में मैं अपने वश का ऐसा बीज बोऊंगा कि तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकोगी। ये एक ऐसे हैवान के शब्द थे जो कभी कभी इंसान का रूप भी ले लेता था। आर्या। मुंबई की तपती दोपहर से बहुत दूर जब मैं शिमला स्टेशन पर ट्रेन से उतरी तो पहली चीज जो मुझे महसूस हुई वो थी पहाड़ों को घेरे हुए गहरी धुंध, धुएं के गुबार जैसे सफेद बादल जो किसी एक जगह से निकलकर पूरे इलाके में फैल गए थे। ये धुंध हरे भरे देवदार के पेड़ों को और दूर नजर आ रहे पहाड़ों की ढलानों को अपनी आगोश में ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बहती व्यास नदी और शिमला के पुराने माल रोड को भी ढकने के लिए आगे बढ़ रही हो। दोपहर का वक्त होने के बावजूद आसमान में गहरा ग्रे रंग छाया हुआ था और हवा में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ये मंजर बेहद खूबसूरत था और अब से यही मेरा घर होने वाला था। मैंने इस छोटे से शहर के एक जाने माने बार में काम के लिए आवेदन किया था जब मैं मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटी सी कोठरी में रह रही थी। मुंबई से हमेशा के लिए गायब होने के उस दिन का इंतजार करते हुए मैं पिछले 3 सालों से एक एक पैसा जोड़ रही थी और करीब 2 हफ्ते पहले मुझे वो मौका मिला और मैंने उसे लपक लिया। फिर से सोचने पर मुझे पक्का नहीं पता कि मैं मुंबई में जो कर रही थी उसे जिंदगी कहना सही होगा या नहीं। मुझे लगता है वो सिर्फ जीना नहीं, अस्तित्व बनाए रखना था और दर्द सहना। अपने पीछे छोड़े गए लोगों की यादों को दिल के किसी कोने में दबाते हुए मैं उस शहर की धीमी हलचल वाली सड़क पर उतर आई। शिमला कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन न जाने क्यों आज सड़कों पर बहुत सारे लोग थे। जिस रास्ते पर मैं चल रही थी वहां छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर और दुकानें बनी हुई थीं और उनके पीछे पहाड़ियों पर पुराने जमाने के कॉटेज बने नजर आ रहे थे। मेरे दाईं ओर मुझे लकड़ी के पुराने ढांचों के पास ताज़े पहाड़ों की सब्जियां बेचने वाला बाजार नजर आया और बाईं ओर एक हलचल भरा बाजार था जहां लोग तरह तरह का सामान बेच रहे थे। सच में ये शहर प्यारा है। मैंने इस शहर का नक्शा अपने मोबाइल पर देखा था, उस मोबाइल पर जिसे मैंने मुंबई छोड़ने से पहले गुस्से में तोड़कर फेंक दिया था। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इंटरनेट पर जैसी तस्वीरें थीं ये शहर हकीकत में भी वैसा ही दिख रहा था। इंटरनेट पर यह किसी जन्नत जैसा लगता था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो गर्मी से भागकर बारिश और धुंध में खो जाना चाहता हो। ये एकदम सही जगह थी और हकीकत ने मुझे निराश नहीं किया। अपने भारी बैग को कंधे पर और ऊपर की तरफ खिसकाते हुए मैं बाजार की उस दिशा में आगे बढ़ी जहां मेरा नया काम था। द मूनलाइट लाउंज नाम तो बहुत ही फैंसी था, लेकिन मुझे पता था कि हकीकत में ऐसा नहीं होगा, कम से कम उन पैसों के हिसाब से तो नहीं जो वे सैलरी के तौर पर दे रहे थे। और वैसे भी ये शहर ऐसा नहीं था जहां आपको लग्जरी गाड़ियां और बहुत अमीर ग्राहक देखने को मिले। जब मैंने मुंबई की एक पब्लिक लाइब्रेरी में बैठकर इंटरनेट पर इस काम के लिए अप्लाई किया था तो मुझे सच में नहीं लगा था कि मुझे ये नौकरी मिलेगी। ये उन बहुत सारी उम्मीदों में से एक आखिरी उम्मीद थी जिसके बारे में मैं बस सोचती रहती थी। हैरानी की बात है कि इस काम के साथ साथ रहने के लिए इसी जगह के ऊपर एक फ्लैट भी मिल रहा था। ये मेरे लिए एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था और जाहिर है यही मेरी सबसे पहली ज़रूरत थी। मालिक को कोई ऐसा चाहिए था जो न सिर्फ बारटेंडर का काम कर सके बल्कि उस जगह का एक केयरटेकर बनकर भी रह सके। तो स्वाभाविक रूप से ये मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एकदम सही था जो किसी भी रेंट एग्रीमेंट पर अपना नाम नहीं चाहता था। लेकिन शायद मैंने गलती से उस फॉर्म में महिला की जगह पुरुष वाले बॉक्स पर निशान लगा दिया था और मुझे जो ऑफर मिला वो मिस्टर आर्या शर्मा के नाम से था। मेरा इरादा वहां पहुंचने से पहले इस गलतफहमी को दूर करने का बिल्कुल नहीं था और यही मैं अब करने वाली थी। वैसे भी बहुत कम केयरटेकर महिलाएं होती हैं। अब मुझे बस ये दुआ करनी थी कि मेरा मालिक मेरी इस छोटी सी गलती को नज़रअंदाज कर दे और मुझे वहीं रहने दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खैर, फिर मुझे किसी सस्ते होटल में तब तक रुकना होगा जब तक मुझे कहीं और काम नहीं मिल जाता। अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ, सच में यहाँ पहुँच गई हूँ, तो मुझे इस जगह के रहस्यमयी माहौल से प्यार हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि यही मेरा घर बने। मैंने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं तो देखा कि पर्पल कलर के नियॉन साइन बोर्ड पर मूनलाइट लाउंज लिखा हुआ था। एक गहरी सांस लेकर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। बार बिल्कुल साफ सुथरा था
और लगभग खाली था। दिन के इस वक्त बार का ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं थी। हल्की रोशनी और पुराने स्टाइल के लेदर का इंटीरियर उस जगह को एक विंटेज लुक दे रहा था। लकड़ी के लंबे बार काउंटर की तरफ बढ़ते हुए मैंने अपने हुडी को पीछे खींचा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरी नजरें कोने की एक मेज पर टिक गईं जो सामने वाली खिड़की के पास थी। वहां 3 आदमी बैठे हुए थे और जैसे ही मैं अंदर आई उन तीनों ने मेरी तरफ देखा। उनमें से एक आदमी जो सबसे ज्यादा डरावना दिख रहा था वो सीधा होकर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। मैंने भी उसे घूरा। मेरा सीना भारी होने लगा। मेरे कानों में दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानती हूं, जैसे मैं उसे पहले से ही जानती हूं, लेकिन ये नामुमकिन है। वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके गहरे भूरे लाल रंग के बाल एक छोटी सी पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसकी आंखें जैसे कोयले के रंग की हों, गहरी ग्रे और थोड़ी भेदने वाली। बाकी 2 आदमी साधारण लग रहे थे और उस पहले वाले जितने डरावने तो बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ खास नहीं थे, बस अजीब सी एटीट्यूड वाले 2 बॉडी बिल्डर। उनकी नजरें मेरी तरफ मुड़ीं और वे सब मुझे देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगे। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और दूसरी तरफ देखने लगी, मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि इन तीनों में से कोई भी उस बार का मालिक ना हो। तुम्हें भी यही जवाब मिले दोस्तों। अपना ध्यान फिर से बार की तरफ लगाते हुए मैंने कैश काउंटर के पास रखी छोटी सी घंटी बजाई, ये उम्मीद करते हुए कि अंदर से कोई बाहर आएगा। एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी जो मालिक होने के हिसाब से बहुत छोटा लग रहा था काउंटर के पीछे के दरवाजे से बाहर आया। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी और उसके सिर पर भी वैसे ही घने बाल थे और वो भी बहुत ज्यादा मस्कुलर लग रहा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी नजरें मेरे ऊपर घूमती रहीं और फिर मेरे बैग पर जाकर रुक गईं। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं छोटी सी दोस्त? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। क्या आप श्रीमान सिंह हैं? अलमारी से एक कपड़ा निकालकर वो उसे पोंछने लगा और उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ही हूं। और तुम कौन हो? ये वो पल था जिसका मुझे इंतजार था। मैं आर्या शर्मा हूं। मुझे आज से काम शुरू करना है। मिस्टर सिंह अचानक रुक गए। उनकी नजरें कोने वाली मेज की तरफ गईं और फिर वापस मुझ पर टिकीं। नहीं, तुम नहीं हो सकती। आर्या को तो एक आदमी होना चाहिए था। मैंने एक ठंडी सांस ली और काउंटर के पास जाकर बैठ गई। नहीं, आर्या को तो केयरटेकर और बारटेंडर का काम करना है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आर्या पुरुष है या महिला? मिस्टर सिंह हंसे। फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने जिस आर्या को नौकरी पर रखा था उसे पता होना चाहिए कि बार में झगड़ा करने वालों को कैसे बाहर निकालना है और कम से कम 100 किलो का वजन कैसे उठाना है। उसे बंदूक चलानी आनी चाहिए और रात के अंधेरे में बार की सुरक्षा करनी आनी चाहिए। और तुम तो वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती। मैं 100 किलो का वजन उठा सकती हूं, मैंने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। शायद दिन में बहुत बार नहीं, लेकिन मैं इसे उठा सकती हूं। मैंने अपनी आवाज में थोड़ी सी बेचारगी लाने की कोशिश की, ये उम्मीद करते हुए कि शायद मैं अपनी मासूमियत का इस्तेमाल कर पाऊं और वो मेरी बात मान ले। उसने अपना सिर हिलाया और मेरे सामने एक गिलास रखा जिसमें एक नशीला पदार्थ था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम एक ड्रिंक लो और फिर अपने रास्ते पर चली जाओ। मुझे इस गलत फहमी के लिए माफ कर देना, लेकिन मुझे कोई ऐसी केयरटेकर नहीं चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है, तो फिर मुझे अब इतनी निराशा क्यों हो रही है? मेरी आंखों में आंसू भर आए जिन्हें मैं रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि मुझे अब अपने आंसू बहने देने होंगे ताकि मुझे मेरा काम मिल जाए। मुझे इस बारे में सोचकर ही डर लग रहा है कि मुझे अब क्या क्या सहना होगा। शायद मुझे किसी होटल में वेटर का काम मिल जाए, या शायद शहर में कोई ऐसा डांस क्लब हो जहां मुझे काम मिल जाए। मुझे पता है कि ऐसी जगहों पर हमेशा नई लड़कियों की जरूरत होती है। मिस्टर सिंह ने मेरे चेहरे पर उदासी देखी और वो मेरे थोड़ा और करीब आए। सच बताओ, तुम कितनी दूर से आई हो? मैंने उनकी आंखों में देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बहुत दूर से। अध्याय 2, अनजानी आहटें। मैंने हार मान ली थी। अपनी निराशा को मन के किसी गहरे कोने में दबाते हुए मैंने बस अपना सिर हिलाया। कम से कम मिस्टर सिंह ने मुझे एक ड्रिंक तो ऑफर की थी जिसे मैंने असफलता के कड़वे स्वाद की तरह पीना शुरू किया। बाहर अभी भी रिमझिम बारिश हो रही थी और मैं खुद को मानसिक रूप से फिर से उस भीगती सड़क पर उतरने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने देखा कि मिस्टर सिंह की नजरें बार बार कोने वाली मेज पर बैठे उन 3 आदमियों की तरफ जा रही थीं। 2-3 मिनट बीत गए। कड़क ड्रिंक ने मेरे अंदर थोड़ी गर्मी और हिम्मत भर दी थी। अब मैं पहले से ज्यादा साहसी महसूस कर रही थी। खाली गिलास काउंटर पर रखते हुए मैंने पूछा, मिस्टर सिंह,
क्या इस शहर में कहीं कोई डांस बार या क्लब है? गिलास उठाने जा रहे मिस्टर सिंह के हाथ वहीं ठिठक गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और हिचकिचाते हुए बोले, हाँ, है तो। तभी अचानक कमरे के किसी कोने से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। मैं चौंक गई और घबराकर इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई पालतू कुत्ता तो नहीं है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई जानवर नहीं था। मेरी नजरें फिर से उस कोने वाली मेज की तरफ मुड़ गईं। वो पॉनीटेल वाला आदमी अभी भी मुझे घूर रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी जलन और गुस्सा था। मैंने उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाया और वापस मिस्टर सिंह की तरफ मुड़ गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो जगह कहाँ है? मुझे जल्द से जल्द काम की ज़रूरत है और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, तो मैं मैप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मिस्टर सिंह ने मुझे बड़ी गहराई से देखा, जैसे वो अपने मन में कोई फैसला कर रहे हों। देखो बेटा, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जगह तुम्हारे जैसे शरीफ खानदान की लड़की के लिए सही है। ये सुनकर मेरे मन में एक उम्मीद जागी। मुझे लगा कि शायद ये मेरी मदद करना चाहते हैं। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, शुरुआत तो कहीं से करनी ही होगी ना। एक लड़की को अपना पेट पालने के लिए जो करना पड़े वो करना ही चाहिए, फिर चाहे वो क्लब में नाचना ही क्यों न हो। जैसे ही मैं अपनी सीट से उठी और बाहर जाने के लिए मुड़ी, मैं सीधे उस पोनीटेल वाले आदमी से जा टकराई जो न जाने कब आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया था। मेरा सिर उसके चौड़े और पत्थर जैसे सख्त सीने से टकराया। उसके शरीर से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी जिसने मुझे एक पल के लिए सुन्न कर दिया। हे भगवान, मेरे मुंह से धीरे से निकला। माफ कीजिएगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और उसके बगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा। उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी जगह पर रोक दिया। उसके छूते ही मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरा गला सूखने लगा और मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, लेकिन मेरा हाथ छोड़ा नहीं। तुम्हें वहां भी नौकरी नहीं मिलेगी, उसने बड़े अहंकार के साथ कहा। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। तुम्हारे पास वो बात नहीं है जो वहां काम करने के लिए चाहिए। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा, आपको कैसे पता? आप वहां के मालिक हैं क्या? उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई जो अपमानजनक थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बोला, हाँ, मैं ही उस जगह का मालिक हूं। ये आदमी उस क्लब का मालिक है। ये अड़ियल इंसान? तो फिर ये आपकी बदकिस्मती है। मैंने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए पलटवार किया। मुझे पता था कि मैं सुंदर हूं। मुंबई जैसे शहर में मुझे अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा तारीफें मिली थीं, लेकिन ये इंसान जिस तरह से मुझे देख रहा था, जैसे मैं उसके लायक ही न हूं, वो मुझे बहुत चुभ रहा था। मैंने वापस मिस्टर सिंह की तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए सहानुभूति थी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। देखिए मिस्टर सिंह, मुझे पता है कि मैंने फॉर्म में झूठ बोला था। सच तो ये है कि अगर मैं लड़की लिखती तो आप मुझे कभी बुलाते ही नहीं। मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे वहां से भागना पड़ा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े जिन्हें मैं काफी देर से रोक रही थी। मैं अब भी बहुत मुश्किल में हूं। मिस्टर सिंह का चेहरा ग्लानि से भर गया। उनकी नजरें मेरे पीछे खड़े उस अजनबी की तरफ गईं। मुझे अपनी पीठ पर उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। न जाने क्यों उस डरावने माहौल में भी उसकी मौजूदगी मुझे एक अजीब सी राहत दे रही थी। जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ आर्या, उस अजनबी ने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। मैं नहीं जा सकती, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तभी मेज पर बैठे बाकी दो लोग भी उठकर हमारे पास आ गए। उनमें से एक लंबा और गोरा था जिसके बाल सुनहरे थे। उसने पूछा, क्यों नहीं जा सकती? तुम किससे भाग रही हो? तुम डर किस बात से रही हो? तीसरे आदमी ने पूछा, जिसका रंग सांवला था और आंखें बहुत तेज थीं। अब उन तीनों ने मेरा रास्ता पूरी तरह से घेर लिया था। मैं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। एक अनजान बार और 4 हट्टे कट्टे अजनबी आदमी। माँ को मुझ पर बहुत गर्व होता कि मैं कैसी मुसीबतों में फंस गई हूं। मैंने सच का एक छोटा सा हिस्सा बताने का फैसला किया। मेरे सौतेले पिता से। मैंने उसके बेटे का जिक्र नहीं किया। ये सुनते ही उस अजनबी पोनीटेल वाले की आंखों में जैसे आग लग गई। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और हंसते हुए बोला, सौतेला पिता, तुम्हारी उम्र क्या है? 12 साल? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने अपना सिर गर्व से ऊंचा किया। वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अब अगर आप रास्ता छोड़ें तो मैं जाना चाहूंगी। लेकिन वे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए।
मेरा मन हुआ कि काश मेरे पास कोई हथियार होता। तभी मिस्टर सिंह पीछे से चिल्लाए, रुद्र, बस करो, उसे जाने दो। तो इसका नाम रुद्र है। नाम भी इसके व्यक्तित्व की तरह ही भारी है। रुद्र ने मेरी तरफ देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा सौतेला पिता तुमसे चाहता क्या है? तुम इतनी बड़ी तो हो ही कि अपनी जिंदगी खुद जी सको। मैंने अपनी हरी आंखों में जितना हो सके उतना गुस्सा भरा और कहा, ये आपका काम नहीं है। अब कृपया हट जाइए। हटने के बजाय उसने अपने दोनों हाथ मेरे पीछे काउंटर पर टिका दिए। अब मैं उसके और काउंटर के बीच पूरी तरह से कैद थी। उसके मजबूत हाथ, जिन पर टैटू बने हुए थे, मेरे बहुत करीब थे। उन टैटू के निशान उसकी टी शर्ट के कॉलर से बाहर झांक रहे थे। उसे इतना करीब देखकर मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। मैंने एक आखिरी कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने यहां आकर आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मुझे लगा था कि यहां से मैं एक नई शुरुआत कर पाऊंगी, पर शायद मैंने गलत शहर चुन लिया। रुद्र, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, उसकी मांसपेशियों में एक हलचल हुई, लेकिन वो अभी भी नहीं हटा, बस मुझे देखता रहा। ये सब और भी अजीब होता जा रहा है। अब मुझे यहां से बस निकलना है, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, क्या आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं रुद्र? क्या इसीलिए मुझे रोक रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो ऐसे पीछे हटा जैसे उसे किसी ने जोर का थप्पड़ मारा हो। उसने अपना सिर झटका और अपने दोस्तों से कहा, चलो लड़कों, यहां से निकलते हैं। फिर मेरी तरफ मुड़कर एक अजीब सी उदासी के साथ बोला, आखिरी बस 1 घंटे में निकल जाएगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस बस में होता, पर आप मेरी जगह नहीं हैं। मैंने पीछे से चिल्लाकर कहा, और देखते ही देखते वे तीनों बाहर चले गए। मैंने चैन की सांस ली। शुक्रिया, मिस्टर सिंह। मैं अभी 2 कदम ही चली थी कि पीछे से मिस्टर सिंह की आवाज आई, 1 मिनट रुको। मैं मुड़ी और एक मासूम चेहरा बनाकर उनकी तरफ देखा। जी? मिस्टर सिंह ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हों। शायद मुझे इसके लिए डांट पड़ेगी, पर छोड़ो। मुझे एक बारटेंडर की जरूरत है और ऊपर का कमरा भी खाली है। किराया बहुत कम होगा, ना के बराबर। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और मेरी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक जाग उठी। कितना कम? मैंने मजाक में पूछा। वो हंसे और मेरी तरफ सिर हिलाकर बोले, लगभग मुफ्त ही समझो। मिस्टर सिंह ने मुझे लकड़ी की बनी उन पुरानी सीढ़ियों की ओर इशारा किया जो बार के पीछे के हिस्से से ऊपर की तरफ जाती थीं। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, शायद रुद्र की उस डरावनी मौजूदगी की वजह से या फिर इस डर से कि कहीं मेरी किस्मत फिर से मुझे धोखा न दे दे। ऊपर दूसरा दरवाज़ा तुम्हारा है, मिस्टर सिंह ने नीचे से आवाज़ लगाई। सामान रख लो और थोड़ा आराम कर लो। शाम को काम पर नीचे आ जाना। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ीं। लकड़ी के तख्तों से आती चरमराहट की आवाज़ इस शांत माहौल में और भी डरावनी लग रही थी। ऊपर पहुंचकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा कमरा मेरा इंतजार कर रहा था। एक बिस्तर, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और खिड़की से दिखता शिमला की पहाड़ियों का वो धुंध भरा मंजर। मैंने अपना भारी बैग बिस्तर पर फेंका और खुद भी वहीं ढह गई। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में अभी भी रुद्र का वो चेहरा घूम रहा था। उसकी वे गहरी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे आर पार देख सकता हो। वो साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं था। उसके चारों तरफ एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी, जो डरावनी भी थी और सम्मोहक भी। रुद्र। मैंने धीरे से उसका नाम दोहराया। तभी खिड़की से आती तेज ठंडी हवा के झोंके ने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मैं उछलकर बैठ गई। शाम होने तक बार में लोगों की चहल पहल बढ़ गई थी। मैंने अपना हुडी उतार दिया था और एक साधारण कुर्ती पहनकर नीचे आ गई थी। मिस्टर सिंह ने मुझे काउंटर के पीछे खड़ा कर दिया और मुझे कुछ बेसिक ड्रिंक्स बनाने का तरीका समझाने लगे। यहाँ लोग ज़्यादातर कड़क चाय या फिर देसी मिजाज की ड्रिंक्स पसंद करते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। काम के बीच मेरी नज़रें बार बार उसी कोने वाली मेज़ की तरफ जा रही थीं। और तभी दरवाज़ा खुला। वही 3 लोग फिर से अंदर आए। रुद्र सबसे आगे था। उसने काले रंग का जैकेट पहना था और उसके चलने के अंदाज में एक अलग ही रौब था। वो सीधा काउंटर की तरफ आया और ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसके साथ वे 2 दोस्त नहीं थे, वे दूसरी मेज़ पर जाकर बैठ गए थे। तो तुमने जाने का फैसला नहीं किया? रुद्र ने अपनी गहरी आवाज़ में पूछा। मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी अजनबी की सलाह माननी चाहिए। वैसे भी मुझे काम मिल गया है। रुद्र के होंठों पर एक हल्की सी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान आई। जिद्दी हो। उसने काउंटर पर अपना हाथ रखा।
उसकी उंगलियों पर बने टैटू अब और भी साफ दिख रहे थे, वे किसी प्राचीन लिपि या चिन्ह जैसे थे। तभी अचानक पूरे बार की लाइटें टिमटिमाईं और एक पल के लिए अंधेरा छा गया। बाहर जोर से बिजली कड़की। अंधेरे में मुझे लगा कि रुद्र की आंखें एक पल के लिए सुनहरी चमक उठीं। मैंने अपनी आंखें मलीं और जब लाइट वापस आई तो वो पहले जैसा ही दिख रहा था। क्या हुआ? डर गई? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, ये बस एक पावर कट था, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग कॉफी, बिना चीनी के, उसने कहा और पास के स्टूल पर बैठ गया। जब मैं कॉफी बना रही थी मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे बहुत गौर से देख रहा है। वो मेरी हर हरकत को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। आर्या शर्मा, उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे वो उसे चख रहा हो। तुम मुंबई से यहां तक सिर्फ अपने सौतेले पिता से बचने के लिए नहीं आई हो, तुम्हारे पीछे कुछ और भी है। मेरे हाथ कॉफी का कप पकड़ते हुए ठहर गए। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बहुत कुछ पता चल जाता है आर्या, उसने झुककर धीरे से कहा। इस शहर में रहस्य छुपाना मुश्किल है। और तुम्हारी खुशबू, वह बहुत अलग है। खुशबू? मैंने अजीब नजरों से उसे देखा। उसने जवाब नहीं दिया, बस कॉफी का कप उठाया और एक घूंट भरा। अपना ध्यान रखना, इस शहर की रातें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। यहां जंगलों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूखी हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कॉफी खत्म करके बिना पैसे दिए, शायद वो मिस्टर सिंह का खास था, उठकर चला गया। उसके जाते ही बार के माहौल में जो भारीपन था वो अचानक कम हो गया। मिस्टर सिंह मेरे पास आए। उससे ज्यादा बात मत करो बेटा। रुद्र इस इलाके के सबसे रसूखदार और रहस्यमयी परिवार से आता है। लोग कहते हैं कि उनका ताल्लुक इस पहाड़ी के पुराने रक्षकों से है। रक्षक? कैसे रक्षक? मैंने पूछा। मिस्टर सिंह ने बस अपना सिर हिलाया और काम में लग गए। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने गई, मुझे जंगल की तरफ से एक बहुत लंबी और डरावनी भेड़ियानुमा हॉल चीख सुनाई दी। ये किसी कुत्ते के भौंकने जैसा नहीं था, ये आवाज सीधी रूह तक उतर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर घने पेड़ों के बीच मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं जो सीधे मेरी खिड़की की तरफ देख रही थीं। वे आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मैंने अंधेरे में रुद्र की देखी थीं। अध्याय 4, अनकही चुनौती। शिमला की वो रात बेहद ठंडी थी, लेकिन मूनलाइट लाउंज के अंदर का तापमान किसी और ही वजह से बढ़ रहा था। रुद्र अभी भी काउंटर पर टिका हुआ था। उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक अजीब सी जिद भी पैदा कर रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम यहां सुरक्षित हो? रुद्र ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहा हो। मैंने काउंटर साफ करना जारी रखा, हालांकि मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। मिस्टर सिंह ने कहा है कि यहां कोई परेशानी नहीं होगी, और वैसे भी मुंबई की सड़कों से ज्यादा खतरनाक और क्या ही होगा। रुद्र हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखों में हंसी नहीं थी। मुंबई की गलियों में इंसान बसते हैं आर्या, यहां इन पहाड़ों में चीजें थोड़ी अलग हैं। यहां का अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, वो कुछ और भी है। उसकी बातें सुनकर मुझे उस रात की याद आ गई जब मैंने खिड़की के बाहर वे चमकती आंखें देखी थीं। मैंने एक गहरी सांस ली और विषय बदलने की कोशिश की। आप यहां रोज आते हैं? मिस्टर सिंह कह रहे थे कि आपका परिवार यहां काफी जाना माना है। रुद्र ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और कप नीचे रख दिया। जाना माना या शायद बदनाम। लोग हमारे बारे में बहुत सी बातें करते हैं, तुम भी सुनोगी, पर सलाह यही है कि उन पर यकीन मत करना। तभी बार का दरवाजा जोर से खुला और 3-4 स्थानीय लड़के अंदर आए। वे काफी नशे में लग रहे थे और शोर मचा रहे थे। मिस्टर सिंह रसोई की तरफ थे, इसलिए मुझे ही उन्हें संभालना था। वे सीधे काउंटर की तरफ आए और उनमें से एक ने मेज पर जोर से हाथ मारा। ऐ लड़की, 2 कड़क पेग लगा जल्दी, उसने बदतमीजी से कहा। मेरा खून खौल उठा। मैंने शांत रहने की कोशिश की और कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग पहले से ही काफी नशे में हैं, मैं आपको और ड्रिंक्स नहीं दे सकती। लड़का हंसा और अपने दोस्तों की तरफ देखा। देख रहे हो, नई आई है और हमें सिखा रही है। ओए, चुपचाप बॉटल निकाल वरना। उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वो मुझे छू पाता, एक बहुत ही मजबूत हाथ ने उसकी कलाई हवा में ही दबोच ली। वो हाथ रुद्र का था। पूरे बार में सन्नाटा छा गया। रुद्र अपनी जगह से हिला भी नहीं था, बस उसका एक हाथ उस लड़के की कलाई को लोहे की पकड़ की तरह जकड़े हुए था। उस लड़के का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। रुद्र भाई,
हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रुद्र की आंखें फिर से वैसी ही गहरी और डरावनी हो गई थीं। इसे हाथ मत लगाना। कभी नहीं। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते थे, लेकिन उसमें पहाड़ों की कड़कड़ाहट जैसी ताकत थी। उसने लड़के का हाथ झटके से छोड़ दिया। वे लड़के बिना एक शब्द बोले उल्टे पांव बार से बाहर भाग गए। मैं स्तब्ध खड़ी थी। रुद्र मेरी तरफ मुड़ा। मैंने कहा था ना, यहां अपनी हिफाजत करना मुश्किल है। मैं अपना ध्यान रख सकती थी, मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, हालांकि अंदर से मैं उसकी शुक्रगुजार थी। मुझे किसी रक्षक की जरूरत नहीं है। रक्षक? रुद्र ने ये शब्द ऐसे दोहराया जैसे उसने कोई पुरानी बात याद कर ली हो। शायद तुम्हें जरूरत ना हो, पर मुझे अपनी चीजों की सुरक्षा करना पसंद है। अपनी चीजों की? मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं आपकी कोई संपत्ति नहीं हूं। रुद्र ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। वो मेरे इतना करीब था कि मैं उसके जैकेट की चमड़े वाली महक और उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। अभी नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम किस दुनिया का हिस्सा बन गई हो। वो मुड़ा और अपने दोस्तों आर्यन और विक्रम की तरफ इशारा किया, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे। वे तीनों बार से बाहर निकल गए और पीछे छोड़ गए एक गहरा सन्नाटा और मेरे मन में उठते ढेर सारे सवाल। मिस्टर सिंह बाहर आए और उन्होंने देखा कि बार खाली है। क्या हुआ? वे लड़के चले गए? मैंने सिर हिलाया। हाँ, रुद्र ने उन्हें भगा दिया। मिस्टर सिंह ने एक गहरी चिंता भरी सांस ली। रुद्र ने तुम्हारी मदद की। ये अच्छी बात भी है और बुरी भी। उसकी नज़र जिस पर पड़ जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। आर्या, संभल कर रहना। रुद्र जितना शांत दिखता है, उसके अंदर उससे कहीं ज्यादा तूफान छुपा है। उस रात जब मैं काम खत्म करके ऊपर अपने कमरे में गई तो मैंने दरवाज़ा अंदर से 2 बार लॉक किया। खिड़की के बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बाहर उसी धुंध में खड़ा है और मेरा इंतजार कर रहा है। अध्याय 5। अनकहा खिंचाव। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो शिमला की ठंडी ओस खिड़की के शीशों पर जमी हुई थी। रात की उस डरावनी आवाज़ और रुद्र की उन जलती हुई आंखों का ख्याल अभी भी मेरे जहन में ताज़ा था। मैंने खुद को शीशे में देखा। मुंबई की थकान और डर अब धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन इस नए शहर के अनसुलझे रहस्य मेरे चेहरे पर साफ दिख रहे थे। मैं तैयार होकर नीचे बार में पहुंची। दिन के वक्त मूनलाइट लाउंज बिल्कुल अलग दिखता था। सूरज की हल्की किरणें लकड़ी के फर्नीचर पर गिर रही थीं। मिस्टर सिंह सफाई में व्यस्त थे। आज तुम थोड़ी जल्दी उठ गई आर्या, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है, मैंने जवाब दिया, हालांकि मैं उन्हें ये नहीं बता सकी कि रात भर मैं सो नहीं पाई थी। दोपहर के वक्त जब बार लगभग खाली था, तभी दरवाज़ा खुला। मुझे लगा फिर से रुद्र होगा, लेकिन इस बार उसका दोस्त आर्यन अकेला आया था। आर्यन दिखने में रुद्र से काफ़ी अलग था, शांत, थोड़ा मिलनसार, और उसकी आंखों में वो डरावनी गहराई नहीं थी। नमस्ते आर्या, उसने काउंटर के पास आकर कहा। रुद्र ने बताया कि तुम यहाँ नई हो। मैं आर्यन हूँ। नमस्ते, मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्या रुद्र नहीं आया? आर्यन हंसा और स्टूल पर बैठ गया। रुद्र दिन के वक्त कम ही बाहर निकलता है। उसे रोशनी से थोड़ी परेशानी है। वैसे कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रुद्र कभी कभी थोड़ा ज़्यादा सख्त हो जाता है, पर वो दिल का बुरा नहीं है। मैंने अपना काम करते हुए पूछा, वो ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है, वो इतना अजीब क्यों बर्ताव करता है? आर्यन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हर किसी के अपने जख्म होते हैं आर्या। रुद्र ने बहुत कुछ देखा है। वो इस शहर का रक्षक है, चाहे लोग उसे पसंद करें या ना करें। और सच कहूं तो उसे तुम में कुछ खास लगा है, वरना वो किसी अजनबी के मामले में दखल नहीं देता। शाम होते ही बार में भीड़ बढ़ने लगी। काम के दबाव में मैं सब कुछ भूल गई थी। तभी अचानक मेरी पीठ के पीछे के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बिना मुड़े ही पता चल गया कि वो आ गया है। रुद्र ठीक मेरे पीछे खड़ा था। इस बार उसने कोई जैकेट नहीं पहना था, सिर्फ एक काली शर्ट थी जिसकी आस्तीनें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। उसके हाथ की नसों और टैटू को करीब से देखकर मेरा दिल एक धड़कन भूल गया। आर्यन यहाँ क्या कर रहा था? रुद्र की आवाज़ सीधे मेरे कान के पास आई। उसमें हल्की सी जलन, जेलसी थी। मैंने पलटकर उसे देखा। वह बस मुझसे बात कर रहा था। क्या अब मुझे किसी से बात करने के लिए भी आपकी इजाज़त लेनी होगी? रुद्र ने अपना हाथ काउंटर पर रखा और मेरी तरफ थोड़ा झुका। शायद। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सतर्क रहता हूं। मैं आपकी चीज़ नहीं हूं रुद्र, मैंने दबी हुई आवाज़ में लेकिन मजबूती से कहा।
रुद्र ने मेरी आंखों में गहराई से देखा। उस पल बार का शोर जैसे गायब हो गया। मुझे उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे की तरफ एक लट को कान के पीछे किया। उसके छूते ही मेरे पूरे शरीर में एक लहर दौड़ गई। तुम यहाँ क्यों आई हो आर्या? क्या तुम वाकई सिर्फ अपने सौतेले पिता से भाग रही हो या फिर तुम खुद को ढूंढ रही हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं बस जीना चाहती हूं, बिना डरे। रुद्र का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन दर्दनाक नहीं। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यहां की दुनिया वैसी नहीं है जैसी मुंबई में थी। यहां रात के साए सच में चलते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, बार के बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। रुद्र अचानक सतर्क हो गया। उसकी आंखों का रंग फिर से बदलने लगा था। उसने मेरा हाथ छोड़ा और खिड़की की तरफ देखा। अंदर ही रहना, उसने आदेश देते हुए कहा, और पलक झपकते ही वो बार से बाहर निकल गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रुद्र से डरूं या उसकी तरफ खिंची चली जाऊं। पर एक बात साफ थी, शिमला की इन वादियों में मेरा सामना किसी ऐसी शक्ति से होने वाला था जिसे मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। क्या 6 साये का पीछा। रुद्र के बाहर जाते ही बार के अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया। मिस्टर सिंह भी थोड़े चिंतित दिखने लगे थे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और बादलों की गर्जना ऐसी थी जैसे पहाड़ खुद गुस्से में चिल्ला रहे हों। मेरे अंदर का डर मुझे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे बाहर खींच रही थी। वो आवाज क्या थी और रुद्र इतनी तेजी से कहाँ गायब हो गया? मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपना स्वेटर उठाकर चुपके से बार के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई। आर्या, कहाँ जा रही हो? मिस्टर सिंह की आवाज पीछे से आई, लेकिन तब तक मैं अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। बाहर की हवा बर्फीली थी। कीचड़ और पत्थरों भरे रास्ते पर चलते हुए मेरे पैर फिसल रहे थे। तभी मुझे घने देवदार के पेड़ों के बीच एक परछाई हिलती हुई दिखी। वो रुद्र था। वो इतनी तेज गति से चल रहा था कि किसी साधारण इंसान के लिए उसका पीछा करना नामुमकिन था। लेकिन न जाने क्यों आज रात मेरी इंद्रियां भी जैसे तेज हो गई थीं। मैं उसके कदमों के निशानों को गीली मिट्टी पर साफ देख पा रही थी। मैं जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई थी जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। तभी मुझे एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। ये किसी कुत्ते की आवाज नहीं थी। ये गहरी, भारी और बहुत डरावनी थी। मैंने खुद को एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा लिया। सामने का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां रुद्र खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक विशालकाय काली आकृति थी, एक भेड़िया जो आकार में किसी सामान्य भेड़िए से 3 गुना बड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैंने कहा था ना, मेरी सीमा में कदम मत रखना, रुद्र की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में अब वो मानवीय कोमलता बिल्कुल नहीं थी। वो पत्थर जैसी सख्त और घातक थी। वह विशाल भेड़िया गुर्राया और अचानक रुद्र पर झपटा। मुझे लगा कि रुद्र मारा जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। रुद्र ने बिना हिले उस जानवर का वार हवा में ही रोक दिया। उसकी ताकत अकल्पनीय थी। रुद्र! मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। रुद्र ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल चुका था। वे अब गहरे सुनहरे और डरावने लग रहे थे। मुझे वहां देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता एक साथ उभर आए। आर्या, यहां से अभी भागो, वह चिल्लाया। लेकिन तब तक वो काला साया मेरी तरफ मुड़ चुका था। वह भेड़िया अब रुद्र को छोड़कर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी रूह में झांक रही थीं। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। जैसे ही वो जानवर मुझ पर झपटने वाला था, रुद्र बिजली की गति से मेरे सामने आ गया। उसने उस भेड़िए को जोर से पीछे धकेला और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी छुअन में एक ऐसी गर्मी थी जो उस बर्फीली रात में भी मुझे सुरक्षित महसूस करा रही थी। मेरी तरफ देखो आर्या, सिर्फ मेरी तरफ, रुद्र ने मेरे चेहरे को थामते हुए कहा। उसकी आवाज अब फिर से शांत लेकिन गंभीर थी। उसने उस भेड़िए की तरफ एक तीखी नजर डाली, जैसे वो उसे बिना बोले कोई आदेश दे रहा हो। वो जानवर एक पल के लिए थमा, फिर एक लंबी आवाज निकालते हुए घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने मुझे अभी भी थाम रखा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तुम पागल हो क्या? यहां क्यों आई? उसने गुस्से में पूछा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र साफ झलक रही थी। वह वो क्या था? मैंने हाँफते हुए पूछा।
और तुम्हारी आंखें? तुम कौन हो रुद्र? रुद्र ने कुछ देर खामोशी से मुझे देखा, फिर उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने कहा था ना, यहाँ की रातें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ, आर्या। और अब जब तुमने ये देख लिया है तो तुम कभी पहले जैसी नहीं रह पाओगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस बार की तरफ ले जाने लगा। रास्ते भर हम दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में बहुत से राज दबे हुए थे। मुझे समझ आ गया था कि रुद्र कोई साधारण इंसान नहीं है, और जिस खतरे से मैं भागकर मुंबई से यहां आई थी वो इस नए खतरे के सामने कुछ भी नहीं था। अध्याय 7 लहू और वफादारी। जंगल की उस भयानक घटना के बाद रुद्र मुझे वापस बार में ले आया था। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बार के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रुद्र ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अभी भी वो सुनहरी चमक बाकी थी जो धीरे धीरे शांत हो रही थी। तुम कांप रही हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी छुअन अभी भी किसी जलते हुए कोयले जैसी गर्म थी। वो क्या था रुद्र? वो जानवर और तुम उसे कैसे रोक पाए? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरी आंखों में अभी भी उस विशालकाय भेड़िए की लाल आंखें तैर रही थीं। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और मेरी आंखों में गहराई से देखा। आर्या, इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं समझ पाता। मेरा परिवार सदियों से इस पहाड़ी और यहाँ की मर्यादाओं की रक्षा करता आया है। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो एक चेतावनी थी। तभी अचानक बार का सामने वाला दरवाजा धड़ाम से खुला। आर्यन और विक्रम अंदर आए। वे दोनों भी पूरी तरह भीगे हुए थे और उनके चेहरों पर गहरी चिंता थी। रुद्र, तुमने उसे देखा? आर्यन ने हांफते हुए पूछा। उसने सीमा पार कर ली है। वह शहर की तरफ बढ़ रहा है। रुद्र झटके से खड़ा हो गया। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया था। कितने थे? अभी तो सिर्फ एक ही दिखा है, पर मुझे डर है कि बाकी भी आसपास ही होंगे, विक्रम ने जवाब दिया। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। रुद्र, तुमने इसे यहां क्यों रखा है? ये सुरक्षित नहीं है। रुद्र ने मेरी तरफ देखा और फिर विक्रम की ओर मुड़कर कड़क आवाज में बोला, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके बारे में कोई बहस नहीं होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे किस सीमा और किस खतरे की बात कर रहे हैं। क्या मेरा शिमला आना कोई बड़ी गलती थी? क्या मुंबई का वो डर इस रहस्यमयी दुनिया से बेहतर था? रुद्र मेरे पास आया और मेरे कंधों पर हाथ रखा। आर्या, तुम्हें अभी ऊपर जाना होगा। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। मिस्टर सिंह तुम्हारे पास ही रहेंगे। पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। न जाने क्यों उस पल मुझे अपने से ज्यादा उसकी फिक्र हो रही थी। रुद्र ने एक फीकी मुस्कान दी। मैं वही करने जा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, अपनी सीमा की रक्षा। वो मुड़ा और आर्यन विक्रम के साथ अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश में गायब हो गया। मिस्टर सिंह, जो अब तक खामोश थे, मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखा। घबराओ मत बेटा। रुद्र के रहते इस बार के अंदर कोई साया भी कदम नहीं रख सकता। वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली रक्षक है, मिस्टर सिंह ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में भी एक अनजाना डर था। उस रात मैं सो नहीं सकी। खिड़की के बाहर जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के लड़ने की तो कभी दर्द भरी चीखों की। मुझे समझ आ गया था कि मूनलाइट लाउंज सिर्फ एक बार नहीं था, बल्कि वो दो दुनियाओं के बीच की सरहद थी, और रुद्र उस सरहद का आखिरी सिपाही। मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं अब यहां से भागूंगी नहीं। अगर किस्मत मुझे यहां लाई है तो मैं भी इस रहस्य का हिस्सा बनकर रहूंगी। अध्याय 9 अग्नि परीक्षा। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों अनकहे शब्द तैर रहे थे। रुद्र का घाव अब साफ हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें अभी भी वैसी ही थीं। पट्टी बांधते समय जब मेरी उंगलियां उसकी तपती त्वचा को छूतीं तो ऐसा लगता जैसे कोई बिजली की लहर मेरे अंदर दौड़ रही हो। रुद्र ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और आंखें बंद कर लीं। तुम्हें डर नहीं लग रहा आर्या? एक ऐसे इंसान के साथ इस कमरे में बंद होकर जिसे तुम जानती तक नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली और दवाइयों का डिब्बा समेटते हुए कहा, मैंने डर को मुंबई के समंदर में छोड़ दिया है रुद्र। और वैसे भी तुम मुझे अजनबी नहीं लगते। न जाने क्यों, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूं। रुद्र ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों की वो सुनहरी चमक अब धीमी पड़कर एक गहरी भूरी गहराई में बदल गई थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसकी पकड़ में वो ताकत थी जो किसी को भी सुरक्षित महसूस करा दे। आर्या, ये शहर और यहाँ के पहाड़ बहुत पुराने हैं। यहाँ हर पत्थर की अपनी एक कहानी है और हर रूह का अपना एक इतिहास।
शायद हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। तभी नीचे बार से मिस्टर सिंह की घबराई हुई आवाज आई। रुद्र पलक झपकते ही खड़ा हो गया। उसकी फुर्ती किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। अंदर ही रहना। उसने एक बार फिर मुझे वही हिदायत दी और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन इस बार मैं रुकने वाली नहीं थी। मुझे पता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं दबे पांव सीढ़ियों तक पहुंची और नीचे का नज़ारा देखकर मेरे पैर जम गए। बार के बीचों बीच 3 अजनबी खड़े थे। उन्होंने लंबे काले लिबास पहने थे और उनके चेहरे नकाबों के पीछे छुपे थे। मिस्टर सिंह काउंटर के पीछे सहमे खड़े थे। रुद्र उन अजनबियों के सामने चट्टान की तरह खड़ा था। वो हमारे हवाले कर दो रुद्र, उन नकाबपोशों में से एक ने कहा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुरानी सूखी पत्तियां आपस में टकरा रही हों। तुम जानते हो कि तुम उसे हमसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाओगे। वो इस वंश का हिस्सा नहीं है, वो हमारी अमानत है। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। रुद्र की आवाज़ पूरे बार में गूंज उठी। अचानक उन अजनबियों ने अपने हाथ ऊपर उठाए और बार के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। खिड़कियों के शीशों पर बर्फ जमने लगी। मुझे समझ आ गया कि ये लोग साधारण गुंडे नहीं थे। इनके पास वही रहस्यमयी शक्तियां थीं जो रुद्र के पास थीं, पर उनकी नीयत नेक नहीं थी। रुद्र ने एक गहरी गुर्राहट भरी और उसके शरीर के आसपास एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बनने लगा। उसने बिना मुड़े ही मेरी मौजूदगी को भांप लिया था। आर्या, वापस जाओ, वह चिल्लाया। पर तभी एक नकाबपोश की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और एक बर्फीली लहर मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुझे छू पाती, रुद्र बिजली की गति से मेरे सामने आ गया और उस वार को अपने सीने पर ले लिया। उसे दर्द से कराहते देख मेरा डर गुस्से में बदल गया। न जाने मेरे अंदर कहाँ से वो हिम्मत आई। मैंने पास रखा एक जलता हुआ पीतल का दिया उठाया और उन नकाबपोशों की तरफ फेंक दिया। आग की वो छोटी सी लौ उन बर्फीले सायों के लिए जैसे तेजाब का काम कर गई। वे पीछे हटे और एक पल के लिए बार के अंदर की ठंड कम हुई। चलो यहां से। रुद्र ने मेरा हाथ पकड़ा और हमें पिछले दरवाजे की तरफ ले गया। मिस्टर सिंह, आप सुरक्षित जगह पर जाइए, हम इन्हें जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। रात के उस घनघोर अंधेरे में, बारिश और बर्फीली हवाओं के बीच हम घने जंगलों की ओर भाग रहे थे। मेरे पीछे काल था और मेरे सामने एक ऐसा रक्षक जिस पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी। अब ये लड़ाई सिर्फ अस्तित्व की नहीं थी, ये उस रहस्य को जानने की थी जिसने मुझे मुंबई से खींचकर शिमला की इन वादियों में ला खड़ा किया था। अध्याय 10, वश और विश्वास। कमरे के अंदर की हवा जैसे थमसी गई थी। रुद्र का हाथ अभी भी मेरे गाल पर था और उसकी आंखों में वो अजीब सी कशमकश साफ दिख रही थी। वो मुझे खुद से दूर धकेलना चाहता था ताकि मैं सुरक्षित रहूं, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति उसे मेरे और करीब खींच रही थी। तुम्हें डर नहीं लगता आर्या? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। ये जानते हुए भी कि मैं क्या हूं, तुम यहां मेरे जख्म साफ कर रही हो। किसी और ने वो मंजर देखा होता तो वो अब तक इस शहर से कोसों दूर भाग चुका होता। मैंने पट्टी बांधना खत्म किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डर उस चीज से लगता है जिसे हम समझ नहीं पाते। पर तुम्हें देखकर मुझे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा अधूरापन महसूस होता है, जैसे हम दोनों किसी एक ही कहानी के 2 हिस्से हों। रुद्र ने एक ठंडी सांस ली और उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन धुंध और गहरी हो गई थी। ये कहानी बहुत पुरानी है आर्या, और इसका अंत अक्सर लहू से होता है। मेरे पूर्वजों ने इन पहाड़ों की रक्षा के लिए अपनी इंसानियत का त्याग किया था। आज जो तुमने जंगल में देखा वो एक चेतावनी थी कि वो लौट आए हैं। कौन लौट आए हैं? मैंने उसके पास जाकर पूछा। पुराने दुश्मन, रुद्र ने मुड़कर मुझे देखा। वे जो अंधेरे में बसते हैं और हमारी शक्ति छीनना चाहते हैं। लेकिन इस बार उनका इरादा सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं है। वे किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जो सदियों पहले खो गई थी। तभी नीचे बार से मिस्टर सिंह के चिल्लाने की आवाज आई। हम दोनों तुरंत नीचे की ओर भागे। बार का मुख्य दरवाजा टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था और चारों तरफ कांच बिखरा था। बीचों बीच आर्यन खड़ा था, उसकी बाह से खून बह रहा था। रुद्र, वे अंदर घुस आए थे, आर्यन ने हांफते हुए कहा। वे यहां आर्या के लिए आए थे। उन्हें पता चल गया है कि वो यहां है। रुद्र का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और उसके शरीर से एक डरावनी ऊर्जा निकलने लगी। उनकी इतनी हिम्मत! मेरी सीमा के अंदर आकर वे मेरे मेहमान को हाथ लगाने की सोच भी कैसे सकते हैं? रुद्र ने आर्यन की तरफ देखा। विक्रम कहाँ है? वो बाहर चौकसी कर रहा है, पर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, आर्यन ने जवाब दिया। रुद्र मेरी तरफ मुड़ा और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ में अब एक मालिक जैसा हक था। आर्या,
अब पीछे हटने का वक्त खत्म हो गया है। तुम्हें मेरे साथ सुरक्षित ठिकाने पर चलना होगा। द मूनलाइट लाउंज अब सुरक्षित नहीं है। पर कहाँ? मैंने पूछा। मेरे पुश्तैनी ठिकाने पर, रुद्रगढ़। वहां की दीवारें सदियों पुरानी हैं और उन पर हमारे वंश का सुरक्षा कवच है, रुद्र ने कहा। मैंने मिस्टर सिंह की तरफ देखा, जिन्होंने नम आंखों से मुझे सिर हिलाकर जाने का इशारा किया। मुझे समझ आ गया था कि मेरी साधारण सी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। मैं अब सिर्फ एक भगोड़ी लड़की नहीं थी, मैं एक ऐसी जंग का केंद्र बन गई थी जो इंसानों और सायों के बीच लड़ी जा रही थी। रुद्र ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बारिश की उस धुंधली रात में हम रुद्रगढ़ की ओर निकल पड़े। पीछे छूट गया था वो बार और मेरी पुरानी पहचान। अब मेरे सामने था एक अनजाना भविष्य और एक ऐसा रक्षक जो खुद एक रहस्य था। अध्याय 11, रुद्रगढ़ का रहस्य। रात की गहरी धुंध को चीरते हुए रुद्र की गाड़ी पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। मेरी नजरें खिड़की के बाहर थीं, जहां ऊंचे देवदार के पेड़ सायों की तरह पीछे छूट रहे थे। रुद्र का चेहरा अभी भी सख्त था, उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी मजबूत थी कि उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। हम पहुंच गए, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। मेरे सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा था, जिस पर 2 शेरों के मुख बने हुए थे। जैसे ही गाड़ी करीब पहुंची, वे दरवाजे अपने आप चरमराहट के साथ खुल गए। सामने एक पुरानी लेकिन बेहद भव्य हवेली खड़ी थी, रुद्रगढ़। पत्थर की दीवारों पर जमी काई और मशालों की रोशनी इसे किसी प्राचीन किले जैसा रूप दे रही थी। गाड़ी रुकते ही रुद्र नीचे उतरा और उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने अपना पैर उस जमीन पर रखा, मुझे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे ये जगह मेरा इंतजार कर रही हो। यहाँ की दीवारों के भी कान हैं, आर्या। यहाँ तुम सुरक्षित हो, पर तुम्हें सावधान रहना होगा, रुद्र ने मेरा हाथ थामते हुए कहा। हम हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल हुए। ऊंची छतें, भारी मखमली पर्दे और दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्र, सब कुछ बहुत ही प्रभावशाली था। तभी सीढ़ियों से एक बुजुर्ग महिला नीचे उतरी। उनके सफ़ेद बाल और चेहरे की झुर्रियां उनके अनुभव की कहानी बयां कर रही थीं। तो आखिरकार तुम उसे ले आए, रुद्र, महिला ने अपनी पैनी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। दादी सा, ये आर्या है। इसे सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है, रुद्र ने उनका सम्मान करते हुए कहा। दादी सा मेरे करीब आईं और उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में ममता नहीं, बल्कि एक गहरा डर था। इसकी आंखों में वही चमक है, रुद्र, वही चमक जो तबाही लेकर आती है। क्या तुम तैयार हो उस तूफान के लिए जो इसके पीछे पीछे आ रहा है? रुद्र ने मेरी तरफ देखा और फिर दादी सा की ओर मुड़कर बोला, मैं किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार हूं। आर्या अब इस परिवार का हिस्सा है। मेरे मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। दादी सा, आप किस चमक की बात कर रही हैं? और मेरा यहाँ के इतिहास से क्या लेना देना है? दादी सा ने एक गहरी सांस ली। बेटा, कुछ राज वक्त के साथ खुलते हैं। अभी के लिए तुम्हें आराम की जरूरत है। कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी, जहां तुम्हें सिखाया जाएगा कि तुम कौन हो और अपनी रक्षा कैसे करनी है। रुद्र मुझे मेरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। जब हम गैलरी से गुजर रहे थे, मेरी नज़र एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें एक लड़की बनी थी जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, और उसके पीछे वही विशाल काला भेड़िया खड़ा था जिसे मैंने जंगल में देखा था। रुद्र, ये कौन है? मैंने सहमते हुए पूछा। रुद्र रुका, उसने पेंटिंग की ओर देखा और फिर मेरी आंखों में अपनी सुनहरी चमक के साथ झांका। ये अतीत है, आर्या, और तुम भविष्य हो। उस रात जब मैं रुद्रगढ़ के उस बड़े से बिस्तर पर लेटी थी, मुझे समझ आ गया कि मेरी असल परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अब मैं सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति की चाबी थी जिसके लिए सदियों से युद्ध लड़ा जा रहा था। अध्याय 12, अतीत की गूंज। रुद्रगढ़ की उस विशाल हवेली में मेरी पहली सुबह किसी सपने जैसी थी। खिड़की से आती सूरज की पहली किरण ने जब मेरे चेहरे को छुआ तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं वापस मुंबई में हूं। लेकिन कमरे की पत्थर की दीवारें और हवा में घुली पुरानी लकड़ी की महक ने मुझे हकीकत की याद दिला दी। जब मैं नीचे हॉल में पहुंची तो वहां सन्नाटा था। दादी सा पूजा कक्ष में थीं, जहां से धूप की धीमी खुशबू आ रही थी। मैं धीरे धीरे गैलरी की ओर बढ़ी, जहां कल रात मैंने वो पेंटिंग देखी थी। दिन की रोशनी में वो लड़की और भी साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो डरावनी थी। वो तुम्हारी परदादी थीं, गौरी, पीछे से एक भारी आवाज आई। मैं झटके से मुड़ी। रुद्र वहां खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता पहना था, जिससे उसका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली लग रहा था। उसकी आंखें आज शांत थीं, लेकिन उनमें कल रात की थकान साफ झलक रही थी। गौरी, मैंने धीरे से पूछा, क्या इसी वजह से आप कह रहे थे कि मेरा नाता इस मिट्टी से है? रुद्र मेरे पास आया और पेंटिंग की ओर देखते हुए बोला,
गौरी इस वंश की सबसे शक्तिशाली रक्षक थीं। उन्होंने ही उन काले सायों को सदियों पहले सीमाओं के पार खदेड़ा था, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। कैसी कीमत? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रुद्र ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उन्हें अपनी इंसानियत और अपने प्यार दोनों का त्याग करना पड़ा था, और अब सदियों बाद वही साए वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गौरी का अंश वापस आ गया है। उसी वक्त आर्यन भागते हुए अंदर आया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। रुद्र, सरहद पर हलचल बढ़ गई है। वे लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आर्या गांव में छुपी है। रुद्र का जबड़ा भिंच गया। वे निर्दोष ग्रामीणों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आर्यन, विक्रम को बुलाओ, हम अभी निकल रहे हैं। मैं भी साथ आऊंगी, मैंने मजबूती से कहा। रुद्र ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इस बार चेतावनी भरी थी। नहीं आर्या, तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम्हें यहां रहकर अपनी शक्तियों को समझना होगा। दादी सा तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। पर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मैं चिल्लाई, अगर ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो मुझे भी लड़ना होगा। रुद्र ने मुझे अपने करीब खींचा। उसके चेहरे पर अब एक रक्षक का तेज था। तुम लड़ोगी आर्या, पर अभी नहीं। तुम्हारी सुरक्षा ही इस वंश की जीत है। मुझ पर भरोसा रखो। वो मुड़ा और आर्यन के साथ हवेली से बाहर निकल गया। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और एक अजीब सी बेबसी महसूस की। लेकिन तभी दादी सा मेरे पीछे आकर खड़ी हो गईं। बेबसी को अपनी ताकत बनाओ बेटा, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। चलो पुस्तकालय की ओर। आज तुम्हें वो सच जानना होगा जिसे सदियों से छुपाया गया है। उस दोपहर रुद्रगढ़ के प्राचीन पुस्तकालय की धूल भरी किताबों के बीच मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ एक लड़की नहीं थी। मैं अग्निशिखा की उत्तराधिकारी थी, जिसकी एक पुकार पर ये पहाड़ भी कांप सकते थे। अध्याय 13, अग्नि परीक्षा। रुद्रगढ़ के विशाल पुस्तकालय में सन्नाटा था, जिसे केवल पुरानी किताबों के पन्नों के पलटने की आवाज तोड़ रही थी। दादी सा मेरे सामने बैठी थीं। उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान और एक अनकहा डर साफ झलक रहा था। उन्होंने एक भारी चमड़े से मढ़ी किताब मेरे सामने रखी। उसके कवर पर वही 2 शेरों का चिन्ह था जो हवेली के मुख्य द्वार पर बना था। आर्या, ये हमारे वंश का इतिहास है, दादी सा ने गंभीर स्वर में कहा। यहां तुम्हें पता चलेगा कि गौरी ने उन सायों को कैसे रोका था और क्यों तुम्हें चुनना ही उनकी आखिरी योजना थी। मैंने कांपते हाथों से किताब खोली। पन्नों पर अजीबोगरीब आकृतियां और पुरानी लिपि में मंत्र लिखे थे। तभी मेरी नज़र एक चित्र पर पड़ी, एक जलती हुई मशाल और उसके चारों ओर 3 रक्षक। ये रुद्र, आर्यन और विक्रम के पूर्वज हैं, दादी सा ने चित्र की ओर इशारा किया। वे हमेशा से अग्निशिखा के पहरेदार रहे हैं, और वो अग्निशिखा तुम्हारे भीतर है आर्या। उसी समय हवेली के बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। खिड़कियों के शीशे थरथरा उठे। मैं डरकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। वे आ गए हैं, दादी सा के चेहरे पर शिकन आई, लेकिन उनकी आवाज शांत थी। रुद्र और बाकी लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं भागकर बालकनी की ओर गई। नीचे का नज़ारा देखकर मेरा दिल बैठ गया। हवेली के चारों ओर धुंध की एक काली दीवार खड़ी हो गई थी। उस धुंध के बीच से वही लाल आंखें चमक रही थीं जो मैंने जंगल में देखी थीं। रुद्र, आर्यन और विक्रम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन्हें पीछे धकेल रहे थे। रुद्र का शरीर एक सुनहरी आभा से घिरा हुआ था और वो अकेले ही दर्जनों सायों से लड़ रहा था। पर तभी मैंने देखा कि एक साया चुपके से हवेली की दीवार फांदकर अंदर की ओर बढ़ रहा था। उसका निशाना सीधे पुस्तकालय की ओर था। दादी सा, कोई अंदर आ गया है, मैं चिल्लाई। इससे पहले कि दादी सा कुछ कर पाती, पुस्तकालय का भारी दरवाजा टूटकर गिर गया। वही काला साया, जो किसी धुंधले इंसान जैसा लग रहा था, अंदर दाखिल हुआ। उसकी आवाज किसी पुरानी गुफा की गूंज जैसी थी। अग्निशिखा की उत्तराधिकारी, आखिर मिल ही गई, वो साया फुसफुसाया। वह मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटने लगी। मेरा हाथ मेज पर रखी उसी प्राचीन किताब पर पड़ा। अचानक किताब से एक तेज रोशनी निकली। मुझे अपने शरीर के भीतर एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी, जैसे मेरी नसों में खून की जगह पिघला हुआ सोना बह रहा हो। मुझसे दूर रहो, मैंने अनजाने में ही चिल्लाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे हाथों से एक तेज आग की लपट निकली और सीधे उस साये से टकराई। वो चीख उठा और देखते ही देखते धुएं में बदल गया। मैं खुद हैरान थी कि मैंने ये कैसे किया। रुद्र भागते हुए कमरे में आया। उसकी शर्ट फटी हुई थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। मुझे सुरक्षित और अपने हाथों से निकलती उस हल्की चमक को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी राहत और गर्व दिखा। तुमने कर दिखाया आर्या,
रुद्र ने हाँफते हुए कहा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। अब उन्हें पता चल गया है कि तुम जाग चुकी हो। अब ये युद्ध और भी भयंकर होगा। दादी सा आगे आईं। ये तो बस एक शुरुआत थी। असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हें इस आग को काबू करना सीखना होगा, वरना ये आग सिर्फ दुश्मनों को नहीं, तुम्हें भी भस्म कर सकती है। रुद्र ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं उस आग का हिस्सा बन चुकी थी, जो या तो इस दुनिया को बचाएगी या सब कुछ राख कर देगी। अध्याय 14, शक्ति का जागरण। पुस्तकालय में हुआ वो धमाका और मेरे हाथों से निकली वो रहस्यमयी अग्नि, इन सब ने मुझे हिलाकर रख दिया था। रुद्र ने जब मेरा हाथ थाम लिया, तब भी मेरी उंगलियों के पोरों से हल्की सुनहरी लपटें निकल रही थीं। मेरा शरीर जैसे धधकते हुए सूरज की तरह गर्म था, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। आर्या, शांत हो जाओ, अपनी सांसों पर काबू करो, रुद्र ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा। उसकी आंखों की सुनहरी चमक अब धीरे धीरे कम हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां बंद कीं। धीरे धीरे वो रोशनी ओझल हो गई, लेकिन मेरे भीतर की वो गर्मी अब भी महसूस हो रही थी। रुद्र, ये क्या था? मैंने उस साये को राख कर दिया। रुद्र ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और खुद मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो अग्निशिखा की पहली पुकार थी। तुमने आज पहली बार अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाया है, पर इसका मतलब है कि अब तुम खुलेआम निशाने पर हो। तभी हवेली के बाहर से फिर से तेज शोर सुनाई देने लगा। इस बार ये किसी जानवर के गुर्राने जैसा नहीं था, बल्कि इंसानी आवाजें थीं, गुस्से में भरी हुई भीड़ की आवाजें। आर्यन, देखो बाहर क्या हो रहा है, रुद्र ने चिल्लाकर आदेश दिया। आर्यन खिड़की के पास गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुद्र, वे लोग गांव वालों को ढाल बनाकर लाए हैं। वे जानते हैं कि हम मासूम लोगों पर हमला नहीं करेंगे। उन सायों ने ग्रामीणों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा और चिंता एक साथ उभर आई। उसने अपनी तलवार उठाई, जो दीवार पर टंगी थी। विक्रम, तुम पिछले दरवाजे से निकलो और देखो कि क्या हम उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए पीछे हटा सकते हैं। मैं सामने का दरवाजा संभालता हूं। मैं भी आ रही हूं, मैंने खड़े होते हुए कहा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं छुपकर नहीं बैठ सकती। रुद्र मेरे पास आया और उसके हाथ मेरे कंधों पर जम गए। नहीं आर्या, तुम बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारी शक्ति अभी अनियंत्रित है। अगर तुमने गुस्से में आकर गांव वालों पर प्रहार कर दिया तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। उसी पल हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बजा। दादी सा आगे आईं। उनके हाथ में एक प्राचीन पीतल का लोटा था, जिसमें पवित्र जल था। रुद्र सही कह रहा है बेटा, शक्ति जितनी बड़ी होती है, संयम उतना ही गहरा होना चाहिए। तुम पुस्तकालय के गुप्त रास्ते से तहखाने की ओर जाओ। वहां हमारे वंश का पवित्र मंदिर है। सिर्फ वहीं तुम अपनी शक्ति को नियंत्रण में लाना सीख सकती हो। रुद्र ने मेरी आंखों में देखा, जैसे वो अपनी ताकत मुझ में भर देना चाहता हो। जाओ आर्या, मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी भी ग्रामीण को खरोंच तक नहीं आने दूंगा। मैंने भारी मन से सिर हिलाया। दादी सा ने दीवार के एक पत्थर को दबाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। मैं उस अंधेरी गलियारे में दाखिल हुई, लेकिन मेरे कान अभी भी बाहर की उस चिल्लाहट को सुन रहे थे। तहखाने की सीढ़ियां उतरते समय मुझे महसूस हुआ कि मेरा हाथ फिर से चमकने लगा है। इस बार वो आग विनाशकारी नहीं थी, बल्कि मुझे रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे मैं गहराई में जा रही थी, मुझे मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। रुद्रगढ़ के नीचे कुछ ऐसा था जो सदियों से जागने का इंतजार कर रहा था, और आज वो आवाज सीधे मुझे पुकार रही थी। अग्निशिखा, अपने अंश को पहचानो, वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। अध्याय 15, अंतर्मन की ज्वाला। तहखाने की सीढ़ियां उतरते समय मेरे पीछे गुप्त दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो गया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और दीवारों पर जलती मशालों की हल्की गूंज। जैसे जैसे मैं गहराई में जा रही थी, ऊपर हो रहे शोर की आवाजें कम होने लगीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। गलियारे के अंत में एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर कमल का फूल बना हुआ था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो दरवाजा बिना किसी आवाज के पीछे हट गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक प्राचीन मंदिर था, जहां हवा में चंदन और केवड़े की खुशबू रची बसी थी। बीचों बीच एक कुंड था, जिसमें पानी नहीं, बल्कि नीली रंग की ठंडी अग्नि जल रही थी। अग्निशिखा, तुम आ गई, वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी। इस बार ये आवाज मंदिर के चारों ओर से आ रही थी। मैंने अपने चमकते हुए हाथों को देखा। मुझे क्या करना होगा? मैं बाहर जाकर रुद्र की मदद करना चाहती हूं। बाहर जाने का रास्ता भीतर से होकर गुजरता है, आर्या, आवाज ने जवाब दिया।
जब तक तुम अपनी इस आग को अपना हिस्सा नहीं मानती, ये तुम्हें जलती रहेगी। इस नीली अग्नि के कुंड में कदम रखो। मेरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन रुद्र का वो चेहरा याद आते ही, जिसमें उसने मुझ पर भरोसा जताया था, मुझ में हिम्मत आ गई। मैंने धीरे धीरे उस नीली अग्नि की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मेरा पैर उस कुंड में पड़ा, मुझे जलन नहीं, बल्कि एक बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ। अचानक मेरे दिमाग में यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने देखा एक युद्ध का मैदान जहां रुद्र जैसे दिखने वाले योद्धा और गौरी, मेरी परदादी, साथ मिलकर लड़ रहे थे। मैंने देखा कि कैसे ये शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। ये कोई श्राप नहीं था, ये एक वरदान था जो बुराई को खत्म करने के लिए बना था। कुंड के बीचों बीच पहुंचते ही मेरे भीतर की सुनहरी आग और कुंड की नीली आग एक दूसरे में समाने लगीं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शक्तिशाली हो गया है। मेरी आंखों की रोशनी इतनी तेज हो गई कि मैं हवेली की दीवारों के आर पार देख पा रही थी। ऊपर हवेली के बाहर रुद्र मुश्किल में था। वो साया जो ग्रामीणों को ढाल बनाकर लाया था, अब अपनी असली शक्ल में आ गया था। वो एक बहुत ही डरावना और विशाल जीव था, जिसकी परछाई पूरी हवेली को ढक रही थी। रुद्र की तलवार उस साये के वार झेलते झेलते कमजोर पड़ रही थी। आर्या को हमारे हवाले कर दो रुद्र, वरना इस पूरे गांव को हम श्मशान बना देंगे, उस जीव ने दहाड़ते हुए कहा। रुद्र ने खून थूकते हुए अपनी तलवार फिर से थामी। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, तुम उसे छू भी नहीं सकते। तभी अचानक पूरी हवेली कांप उठी। तहखाने से एक तेज रोशनी निकली और सीधे आसमान की ओर गई। मंदिर का वह गुप्त दरवाज़ा टूटकर बिखर गया और मैं बाहर निकली। लेकिन अब मैं वो आर्या नहीं थी जो मुंबई से डरकर भागी थी। मेरी आंखों में वही सुनहरी और नीली आग का संगम था। मेरे चारों ओर एक तेज सुरक्षा घेरा बन गया था। मैंने रुद्र की ओर देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल था। बहुत हो गया, मैंने अपनी नई आवाज में कहा, जिसमें हजारों सालों की ताकत थी। मैंने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और देखते ही देखते वह काली धुंध जो ग्रामीणों पर छाई थी, भाप बनकर उड़ने लगी। वो विशाल जीव मेरी शक्ति को देखकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसे पता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। रुद्र ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। तुमने कर दिखाया, आर्या। तो दोस्तों, क्या आर्या अपनी इस नई शक्ति को संभाल पाएगी? और क्या रुद्र उसे उस भयानक खतरे से बचा पाएगा जो अब दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले रोमांचक एपिसोड में। अगर आपको आर्या और रुद्र की ये अनोखी दास्तां पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसे अनलिमिटेड लव को महसूस किया है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी ई दिल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए मोड़ और एक नई पहचान के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ स्टोरी ई दिल पर।